गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री बीचन चौधरी महाविद्यालय जयपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है श्वसन तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि श्वसन तंत्र का क्या अर्थ होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो जीवन के जीने के लिए ऑक्सीजन का बहुत विशेष महत्व होता है। जो जीवन हम जी रहे हैं उसको जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्व है हमारा उसका जीवन में। श्वसन क्रिया के अभाव में व्यक्ति कुछ मिनट भी नहीं रह सकता। यदि हमें श्वसन क्रिया की कमी है हमारे शरीर में, तो उसके बिना हम एक मिनट भी हमारी जिंदगी नहीं है। श्वसन के अभाव में क्षण भर में ही मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं की जो स्थिति है, मानव मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की स्थायी क्षति पहुंचती है। जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन नासिका द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो वायु के साथ शरीर में अर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बाहर निकलती है। इस प्रकार श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य है स्वच्छ वायु को शरीर के अंदर पहुंचाना तथा वहां से जो हमारे शरीर में अशुद्ध वायु है उसको बाहर निकालना। श्वास लेना तथा निकालना, यह दोनों ही क्रियाएं बारी बारी से होनी आवश्यक है। श्वास लेने वाली जो क्रियाओं की उच्छ्वास और श्वास को जो शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को निश्वास कहा जाता है। यह दोनों ही क्रियाएं मिलकर श्वसन कहलाती हैं। अब श्वसन तंत्र का अर्थ क्या है, तो शरीर में जो अंग श्वसन कार्यों को संपादित करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं और कोशिकाओं द्वारा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें मिलाकर श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, श्वसन क्रिया की आवश्यकता। तो मानव जीवन के लिए श्वसन क्रिया एक प्राणदायक क्रिया है। हृदय संपदन तथा रुधिर संचरण की भांति ही श्वसन जीवन की सुरक्षा बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। इससे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को जीवन दान मिलता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा ऊतक को श्वास लेने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी प्रत्येक मानव को। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, ऊतक कोशिकाएं, उनको भी श्वास की उतनी जरूरत है जितनी कि हमारे शरीर को होती है। अतः श्वसन क्रिया द्वारा प्रत्येक कोशिका को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए निरंतर बराबर ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। जिस प्रकार लकड़ी है जो एवं कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर में भोजन से प्राप्त जो भोजन हम कर रहे हैं उससे प्राप्त कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार लकड़ी या कोयले जलाने से उष्णता एवं शक्ति पैदा होती है, गर्मी तथा शक्ति, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के जो रासायनिक विधि से ज्वलन होने पर कोशाढ्यों में शक्ति एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी भी मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा ऑक्सीजन तथा मनुष्य द्वारा जो ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा बनने की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर रक्त अशुद्ध होता है, जो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है और श्वास लेने पर ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करती है और इस क्रिया में श्वसन बाहर निकालने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की वाष्प बाहर निकल जाती है। यह क्रिया हमेशा होती रहती है जब तक मनुष्य जीवित रहता है। अब है जैसे कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग क्या है, इसमें अंग बताए जाएंगे कि जो श्वसन तंत्र है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं लिखी हुई हमारी नासिका या नासा गुहा।
तो श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों में नासिका का अत्यंत महत्व होता है। वायु जो प्रवेश करने के लिए नाक में 2 नासपुट होते हैं। जो हमारे नाक के बाहर जो छिद्र होते हैं उन्हें नासपुट कहते हैं, जिनसे वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है। और नासिका गुहा भी एक उपस्थित भित्ति से 2 भागों में बटी रहती है। जो नासिका गुहाओं के अंदर ऊपर की ओर, बाहर की ओर अस्थियों में कहीं कहीं छोटे छोटे रिक्त स्थान, खाली जगह होती है, इनको साइंस कहा जाता है। इन सुरंगों को बिबर के नाम से भी जाना जाता है। यह खाली जगह भी रोमिल नाम की श्लेष्मा झिल्ली से ढकी रहती है और नासा गुहाओं से इन साइंसों में प्रवेश के लिए मार्ग होता है, जिनसे संक्रमण भी बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाता है। जुकाम होने की स्थिति में जो साइंसों की झिल्ली होती हैं वो सूज जाती हैं और वहाँ दर्द होने लगता है। इसका प्रमुख कारण होता है कि संक्रमण से साइंस गुहा में रक्त अवरोध तथा सूजन हो गई है। इस रोग को साइनस्टिस कहा जाता है। नासिका के प्रवेश द्वार में भीतर की ओर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। यह वायु के साथ सूक्ष्म धूल कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। नासिका की अंत स्तरीय श्लेष्मिक झिल्ली में बहुत सी रक्त कोशिकाओं की उष्णता के कारण वायु की जो ठंडक में कमी आ जाती है। इसके फलस्वरूप नाक में प्रवेश करने वाली जो वायु का तापमान होता है वो लगभग शरीर के तापमान के समान ही हो जाता है। कई बालकों की नाक की श्लेष्मा झिल्ली ठंडी वायु से तुरंत सूज जाती है, लेकिन नासिका के अंदर की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वे एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी करती है कि इस झिल्ली में एक चिपचिपा तरल पदार्थ निष्कासित होता है, जो बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और श्लेष्मा में लाइसोजाइम नामक एक पदार्थ होता है जो कीटाणु नाशक होता है। इस तरह पदार्थ से एक और लाभ होता है, यदि वायु बहुत शुष्क होती है तो वह इस तरल पदार्थ से नमी प्राप्त कर लेती है, इससे फेफड़ों को हानि ना हो। कुछ बालक मुंह से सांस लेते हैं, वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालक उन बालकों की अपेक्षा जो नाक से सांस लेते हैं कहीं अधिक नाक तथा वक्ष स्थल के रोगों से पीड़ित पाए जाते हैं। तो ये होगी नासिका या नासा गुहा एक अंग श्वसन तंत्र का। दूसरा जो अंग है श्वसन तंत्र का वो है कंठ और स्वर तंत्र। जब नाक की दोनों गुहाएं, दोनों जो छेद होते हैं, इनकी कुछ दूरी पर जाकर एक अन्य नली में ये मिल जाते हैं। जो कंठ में खुलती है, हमारे गले के बीच में जो नली में ये जाकर मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं कंठ। कंठ के इस भाग को ग्रासनी कहा जाता है। यह आगे चलकर 2 भागों में बट जाती है। जो पहला स्वर यंत्र जिसमें वायु प्रवेश करती है और दूसरा ग्रास नली जिसके द्वारा भोजन हमारा अमाशय में जाता है। जो स्वर यंत्र पर उपस्थित से निर्मित एक ढक्कन लगा रहता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो यह ढक्कन खुद ब खुद बंद होकर भोजन को स्वर यंत्र में प्रवेश नहीं करने देता। इस ढक्कन को कंठ छद्र कहते हैं। स्वर यंत्र को गुहा के आर पार स्वर रज्जु कसकर झिल्लियों में जुड़े रहते हैं। इन्हीं रज्जुओं पर वेग से वायु गुजरती है तो उनके कंपन एवं तनाव के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कभी कभी अचानक बोलते समय या जल्दी जल्दी भोजन करते समय भोजन का कुछ अंश श्वास नली में चला जाता है तो तुरंत खांसी आ जाती है और पदार्थ बाहर निकल जाता है। तीसरा जो अंग है हमारा वो है श्वास नली। श्वसन तंत्र का तीसरा अंग है वो है श्वास नली। तो स्वर यंत्र से जुड़ी हुई उसके नीचे की ओर एक श्वास नली होती है। यह एक सीधी
नालिका होती है जो 11 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और इसका ऊपरी भाग ग्रीवा में ही स्थित होता है। इसकी जो दीवार उपस्थि के गोल छल्लों में बने होते हैं, लेकिन ये छल्ले गोलाई में पीछे की ओर अपूर्ण होते हैं। ये छल्ले अंग्रेजों के जो अंग्रेजी अक्षर का सी अक्षर है इसकी तरह दिखाई देते हैं। इनकी संख्या 16 होती है जो एक दूसरे से सौत्रिक तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। ये छल्ले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनसे श्वास नली वायु प्रवेश हेतु बराबर खुलती रहती है। श्वास नली वक्ष स्थल में पहुंचकर दो श्वास नलिकाओं में विभक्त हो जाती है जो एक एक दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। जो श्वास नली में भी श्लेष्मा झिल्ली का स्तर होता है जिसमें एक तरल पदार्थ बहता रहता है। यह तरल पदार्थ वायु में अवशेष जो गंदगी के शुद्धिकरण करता है, जो धूल के कणों अथवा कीटाणु नासिका के प्रहरियों से बचकर श्वास नलिका में प्रवेश हो जाती है तथा इनको यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ की जो श्लेष्मा झिल्ली में कई बालों की भांति उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं जो हमेशा हिलते रहते हैं और अवांछित कणों को अंदर प्रवेश नहीं होने देते। इन झिल्लिए बालों को रोमक कहते हैं। जो झिल्लिए बाल होते हैं इनको कहते हैं रोमक। चौथा जो श्वसन तंत्र का अंग है वो है श्वसनी। तो श्वसनी कक्ष पर 5वीं कशेरुका के निकट दो भाग में बट जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है। श्वास नलिकाएं फेफड़ों में पहुंचकर कई छोटी छोटी शाखाओं में बह जाती हैं और फिर ये शाखाएं पुनः और कई छोटी छोटी उप शाखाओं में ये बढ़ जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक श्वास नलिका का विभक्तीकरण तथा संरचना एक वृक्ष की भांति होती है, परंतु श्वास नालिकाओं की जो शाखाएं श्वास नली की भांति उपस्थि के छल्लों में से निर्मित होती हैं, उनकी बारीक शाखाओं का लचीलापन उनको श्वास के साथ फैलने तथा सिकुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जो श्वास नली तथा बड़ी श्वास नलिकाओं की उपस्थि के छल्ले हमेशा खुले रहते हैं जिससे श्वसन क्रिया बंद नहीं होती और हमारा दम नहीं घुटता। यदि ये छल्ले बंद हो जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम घुटने लगता है। इसलिए छल्ले होते हैं इनके द्वार हमेशा खुले हुए रहते हैं। लास्ट जो अंग है हमारा श्वसन तंत्र का वो है फेफड़े। तो फेफड़े श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होते हैं। ये रक्त की शुद्धि का कार्य करते हैं। हमारा जो ब्लड होता है खून होता है, इनको ये तरीके का फिल्टर होते हैं हमारे शरीर का, गंदे खून को ये साफ करते हैं और इनकी संख्या ये 2 होते हैं। इनकी संरचना स्पंजी होती है। जो फेफड़े होते हैं इन्हें हमारे शरीर का फिल्टर भी कहा जाता है। ये हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं। गंदे रक्त को ये बाहर निकाल देते हैं या एक पौधे में कर देते हैं। बाकी जो साफ रक्त होता है गंदे रक्त को फिल्टर करके हमारी नलिकाओं कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। इसके साथ हमारी हेडिंग्स जो चल रहा था श्वसन तंत्र यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लेके आऊँगी जो रहेगा भोजन फूड के बारे में।